शिखर पर मिलेंगे लेखक जिग जिगलर। सी यू एट द टॉप बाय जिग जिगलर। खंड 7 अध्याय 4 भाग 3 प्रगति रिपोर्ट। परवाह करने वाले नागरिकों की भांति हमें समस्याओं के बजाय प्रगति को सजाकर रखने की ज़रूरत है। मैं समस्याओं को छिपाने में यकीन नहीं रखता, परंतु मेरा मानना है कि किसी समस्या के समाधान का सर्वोत्तम ढंग उसे पहचानना है। फिर हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि किसी समस्या के सुलझाने की दिशा में उम्मीद और उत्साहवर्धक मुख्य अवयव है। उदाहरण, नस्ल संबंधी समस्या। हर कोई समस्या के बारे में जानता है, परंतु अधिकांश लोग हमारे द्वारा इस समस्या को हल करने की दिशा में की जा रही प्रगति के बारे में नहीं जानते। इसका परिणाम हताशा है कि कोई समाधान विद्यमान नहीं है, जिसके कारण बहुत से लोग इस समस्या के समाधान की दिशा में प्रयास करना छोड़ देते हैं। 1975 में ओले मिस रेबेल्स के लिए समस्त दक्षिण पूर्वी कॉन्फ्रेंस मिडिल गार्ड जेंटल बेन विलियम्स को विद्यार्थी संगठन का कर्नल रेबेल चुना गया। जेंटल बेन एक अश्वेत आदमी है। सिर्फ 13 वर्ष पहले जेम्स मेरेडिथ नामक एक अन्य अश्वेत आदमी को मिसिसिपी विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए संघीय सुरक्षा मार्शलों की जरूरत पड़ी थी। सिर्फ 13 वर्ष में अश्वेत पुरुष को मार डालो से लेकर कर्नल रेबेल के लिए जेंटल बेन को वोट दो तक की गई ये अद्भुत प्रगति है। हमने एक बहुत बड़ी बाधा पार कर ली है और हर रोज अधिक से अधिक अमेरिकी इस बात को मान्यता प्रदान कर रहे हैं कि आदमी के अंदर की योग्यता और उसके दिल से उसकी त्वचा के रंग का कोई लेना देना नहीं है। अश्वेत अमेरिकियों ने गत 15 वर्षों में इतिहास में अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रगति की है। हमें अपने विदेशी और घरेलू आलोचकों को बताने की ज़रूरत है कि अमेरिका में बाकी सारे विश्व की अपेक्षा कहीं अधिक अश्वेत करोड़पति हैं और अमेरिकी कॉलेज में कहीं अधिक अश्वेत लोग हैं। हमारे यहाँ सभी सेवाओं में अश्वेत वरिष्ठ अधिकारी हैं और साथ ही साथ अश्वेत कैबिनेट सदस्य, सेनेटर, कांग्रेसमैन व बड़े नगरों के मेयर हैं और ये संख्या हर रोज़ बढ़ रही है। गत 10 वर्षों में अश्वेत वकीलों, अकाउंटेंट्स, कॉलेज अध्यापकों व अन्य व्यावसायिक लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। अश्वेत स्नातकों की संख्या में 100% से भी अधिक वृद्धि हुई है। 1968 से 1973 के बीच $15,000 प्रतिवर्ष कमाने वाले अश्वेतों की संख्या लगभग 3 गुनी हो गई है। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सुदूर दक्षिण से बाहर एक नौजवान अश्वेत दंपति की औसत आय उसके श्वेत साथी की तुलना में 99% अधिक है। जाहिर है कि अश्वेत मनुष्य के लिए अभी भी हर चीज़ बराबर नहीं है, परंतु इसे बराबर करने का सबसे तेज़ रास्ता इस प्रगति पर जोर देना है। सकारात्मक बने, विशेष रूप से समस्याओं के बारे में। 1974 व 1975 में दुर्भाग्य के फरिश्ते कह रहे थे कि महंगाई, मंदी और बेरोजगारी के कारण अमेरिका का अंत निश्चित है। 2 वर्ष पहले वे ही फरिश्ते गैसोलीन की कमी के कारण मृत्यु की घंटी बजा रहे थे। 5 साल पहले कैंपस में झगड़े हमें नष्ट करने वाले थे, परंतु उनके लिए मनोरंजन का असली दिन 4 अक्टूबर 1957 था, जब रूसियों ने स्पुतनिक को अंतरिक्ष में स्थापित किया। उन सब ने कहा, रूसी हमारे सब रहस्य प्राप्त कर लेंगे, हमें दूसरे दर्जे की शक्ति बना देंगे और हमें चंद्रमा तक हरा देंगे। इतिहास तथापि यह साबित कर चुका है कि स्पुतनिक ने अमेरिका को खत्म नहीं किया। असल में रूसियों ने हमें गहरी नींद से जगा दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि जापानियों ने 1941 में पर्ल हार्बर में किया था। उनकी अपेक्षाकृत लाभप्रद स्थिति के बावजूद हमने आसानी से दौड़ जीत ली। आज हम जानते हैं कि उन रूसियों का कभी चांद पर जाना तभी संभव है जब अमेरिकी उन्हें अपनी पीठ पर सवारी कराकर वहां ले जाएं। मुझे रूस की आर्थिक और तकनीक संबंधी ताकत से कोई डर नहीं है। हाँ, मुझे उनकी लगन, विचारधारा एवं दुनिया को जीतने के उनके ध्येय से ज़रूर डर लगता है। अगले ओलंपिक को गौर से देखना और आप पाएंगे कि जब कोई रूसी स्वर्ण पदक प्राप्त करता है तो अत्यंत भावपूर्ण ढंग से कहता है, मैंने ये अपनी मातृभूमि रूसी की ख्याति के लिए किया है। इस तरह की सोच प्रदर्शन में जो अंतर पैदा करती है, उसका एक सरल सा उदाहरण ऊंची कूद में पूर्व विश्व रिकॉर्डधारी पैट मेट्सडोफ की कहानी है। उसने रिकॉर्ड रूसियों के साथ दोहरी प्रतियोगिता में बनाया। रोचक बात यह है कि सिर्फ हफ्ते यानी कि 6 हफ्ते पहले वो कॉलेज प्रतियोगिता में बुरी तरह पराजित हो चुका था। तथापि रूसियों के विरुद्ध वो अपनी कॉलेज प्रतियोगिता की अपेक्षा पूरे 5.5
फीट अधिक ऊंचा कूद गया। एक जिज्ञासु संवाददाता ने पैट से उसके प्रदर्शन में इस चमत्कारी सुधार के बारे में बताने के लिए कहा। पैट ने नीचे की ओर देखते हुए अपने जर्सी पर लिखे हुए अक्षरों यूएसए की ओर इशारा किया और कहा, मैंने कभी पहले इतनी बड़ी चीज का प्रतिनिधित्व नहीं किया। इस तरह का गर्व लाखों अमेरिकी नौजवानों और वयस्क लोगों में विकसित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। अपनी समस्याओं और विजय हर्ष के दौरान हमें अपनी विनोदशीलता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि फिलहाल की परेशानियां गंभीर हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि अपने इतिहास की पुस्तक में एक वास्तविक समस्या पर नजर डालने के लिए 1858 का पृष्ठ खोलें। उस साल सिर्फ व्हेल मछली के तेल का ही अभाव नहीं था, परंतु विश्व भर में व्हेल मछली के बारे में अग्रणी जानकारों का कहना था कि उन गंदी व्हेल मछलियों से उस तरह की गुणवत्ता का तेल नहीं मिल पा रहा था जैसा कि उनसे पहले मिलता था। मौत के फरिश्तों ने सबको आश्वासन दे दिया कि लैंप का प्रकाश कम हो जाएगा, हमारे बच्चे अंधेरे के युग में बड़े होंगे और शिक्षा नष्ट हो जाएगी। फिर किसी ने पेट्रोलियम की खोज कर दी। इस समय से लेकर जब आप ये शब्द पढ़ रहे होंगे, उसके दौरान दर्जन भर राष्ट्रीय आपातकालीन स्थितियां और आपके व्यक्तिगत जीवन में कितनी ही विषम स्थितियां आई होंगी। तथापि जैसा कि डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील अक्सर कहते हैं, वे लोग जिनके साथ समस्याएं नहीं हैं सिर्फ कब्रिस्तान में पाए जाते हैं। फिर आंखों में एक चमक लाकर वे कहते हैं, और उनमें से कुछ के साथ वाकई समस्याएं हैं। यदि आपके साथ कोई समस्या है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आप जिंदा हैं, और जितनी अधिक समस्याएं हैं उतनी ही अधिक आप जिंदा हैं। वो बल्कि मजाक में सुझाव भी देते हैं कि यदि आपके पास कोई आदमी के माप या आकार की समस्या नहीं है, तो आपको अपने घुटनों पर झुककर ईश्वर से कहना चाहिए कि वो आपकी क्षमता पर भरोसा करे और कुछ समस्याएं दे। हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हर समस्या से कुछ भला ही होता है। 1974 में ईंधन की कमी से 11,000 जिंदगियां बचाई गई और अमेरिकी ऊर्जा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जुट गए। संयोग से जापानी में विषम स्थिति का चरित्र विनाश और अवसर के चरित्रों का मिश्रण है। अमेरिका की विषम स्थिति में अवसर उनके द्वारा किए गए विनाश से बहुत अधिक है, और इतिहास गवाह है कि अमेरिका अपने नींबू लेकर नींबू का शरबत बनाने में सक्षम है। संसाधन बनाम साधन संपन्नता। राष्ट्रीय लगन से हम अपने सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधन अपने लोगों का उपयोग कर सकेंगे, जो फिर अन्य संसाधनों का विकास करेंगे जो अमेरिका के पास बहुतायत में हैं। इसमें खोजे जा चुके और ना खोजे गए तथा ज्ञात व अज्ञात संसाधन शामिल हैं। मैं हार्डिंग कॉलेज के डॉक्टर बिली रे कॉक्स से सहमत हूँ, जो कहते हैं हमारी प्रमुख समस्या संसाधनों की कमी नहीं बल्कि साधन संपन्नता की कमी है। हमारे तेल और गैस के सुरक्षित भंडार भले ही कम होते जा रहे हों, परंतु हमारे छिपे हुए संसाधन उस कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होने से कहीं अधिक हैं। डॉक्टर कॉक्स बताते हैं कि सिर्फ 300 वर्ष पूर्व लोग तेल को काले अभिशाप के रूप में देखते थे और 40 वर्ष पूर्व यूरेनियम का कोई ज्ञात उपयोग नहीं था। दुर्भाग्य से हम अपने बहुत से ज्ञात प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में व्योमिंग के कोयले से काफ़ी सुरक्षित भंडार हैं, जो कि पूरे देश में ज्ञात तेल और गैस के सुरक्षित भंडारों से कहीं अधिक ऊर्जा की आपूर्ति कर सकते हैं। हाँ, इनमें से गंधक की मात्रा अधिक है, परंतु अमेरिकी तकनीक उस गंधक को हटाने और उसका उपयोग करने की दहलीज पर है। संक्षेप में, यहाँ पर एक नींबू उपलब्ध है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम नींबू के शरबत के मुख्य अवयव के रूप में इसका उपयोग कर पाएंगे। सौर ऊष्मा और ऊर्जा प्रतिदिन विकसित की जा रही है, और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस दिशा में सुनियोजित प्रयास से भविष्य में शीघ्र ही हमारे घरों और दफ्तरों को गर्म रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा व ऊष्मा का बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्राप्त हो सकेगा। पिछले 20 वर्षों की तुलना में गत 2 वर्षों में ऊर्जा के इस असीमित स्रोत का उपयोग करने की दिशा में बहुत प्रगति हुई है। समुद्र तट से थोड़ी दूर पर खुदाई में भी अपार संभावना विद्यमान है। अभी तक इस भूमि का केवल 4% तेल की खोज और खुदाई के लिए लीज पर दिया गया है। अल्प विकसित संसाधनों की सूची अनंत है। मुझे पूरा विश्वास है कि अमेरिकी प्रवीणता ऊर्जा की समस्या के साथ साथ अन्य समस्याओं को भी, जिनके समाधान के बारे में हम सकारात्मक हैं, हल कर लेंगी। जैसे जैसे हमारे संसाधन धीरे धीरे कम होते जाते हैं, हमारी साधन संपन्नता प्रकट हो जाती है। उदाहरण के लिए, कुछ नगरों में कूड़े करकट की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है तथा
मुर्गियों की बीट से ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन बनाने की प्रक्रिया विकसित की गई है। हमारे वैज्ञानिक समुद्र के ज्वार की शक्ति से ऊर्जा बनाने की दिशा में एवं गल्फ जलधारा की ऊर्जा का प्रयोग करने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं। ये कहानी इस हद तक जारी है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तेल की कमी वह नींबू हो जाएगी जिससे हम अपने देश के लिए अब तक का सर्वाधिक स्वादिष्ट नींबू शरबत बना लेंगे। गर्व से झंडा फहराएं बिना किसी क्षमा याचना के। अमेरिकियों के रूप में हमारी मांग होनी चाहिए कि हमारे वीरों, नायकों का तथा नैतिक उपदेशों का इतिहास की पुस्तकों में समावेश हो। थॉमस जेफरसन शोध केंद्र के अनुसार जब अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो धर्म और नैतिक सिद्धांत विद्यार्थियों के स्कूल विषयों का 90% हिस्सा होते थे। 1926 तक ये संख्या घटकर सिर्फ 6% ही रह गई और आज ये लगभग नगण्य है। इतिहास साक्षी है कि यदि हम अपने बच्चों का अनुसरण करने के लिए नायकों और नैतिक सिद्धांतों के बारे में बताएंगे तो वे उनका अनुसरण करेंगे। हमें अपने बच्चों को उनके बचपन की शुरुआत से ही अतीत के नायकों के बारे में सिखाने की ज़रूरत है। हमें उन्हें अमेरिका की महानता और अच्छाई की कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका के बारे में वैसी ही भावना पनपेगी जैसी पढ़ाइयाँ सिखाई जाएगी। हमें पैट्रिक हेनरी के अमर शब्द सुनने की ज़रूरत है और अपने नौजवान युवकों को इन्हें सुनाने की ज़रूरत है। वे इतिहास के पृष्ठों से उभर कर सामने आते हैं जब उसने किंग जॉर्ज तृतीय के सामने मुक्का तानते हुए ये अमर शब्द कहे थे, यदि जीवन इतना प्रिय अथवा शांति इतनी मधुर है कि उसे गुलामी की जंजीरों का मूल्य देकर भी खरीदा जा सकता है तो इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं नहीं जानता कि दूसरे लोग क्या रास्ता अपनाएंगे, परंतु जहाँ तक मेरा संबंध है मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। इसका परिणाम होता है कि गर्व व देशभक्ति की भावना और भावावेश में गला रुंध जाना अवश्य ही, परंतु ये प्यार भी है और अमेरिका के प्रति प्यार और बेहतर अमेरिका के निर्माण की इच्छा को जन्म देता है। हमें जॉन पॉल जोन्स को सुनने की ज़रूरत है, जिसने अपने एक तरफ को झुके हुए जहाज और कुछ बंदूकों की खराब हो जाने के बावजूद अंग्रेजी नौसेना के आत्मसमर्पण के आदेश का गर्व के साथ जवाब दिया था। कम साथियों के बावजूद, कम बंदूकों के बावजूद और सभी चालें खत्म हो जाने के बावजूद उसकी परास्त न होने वाली भावना ने समय पर अपना गुण दिखाया और उसने जवाब दिया, मैंने अभी लड़ना शुरू नहीं किया है। जाहिर है कि उसने लड़ना शुरू नहीं किया था क्योंकि युद्ध का रुख फौरन बदल गया और एक महत्वपूर्ण विजय हासिल हुई एवं अमेरिका को एक नया व अति आवश्यक नायक मिल गया। हमें इतिहास की पुस्तकों में फिर से 21 वर्षीय अमेरिका के देशभक्त नाथन हेल को शब्दों को रखने की ज़रूरत है, जिसे एक जासूस के रूप में बंदी बना लिया गया था। उसे शत्रु की अधीनता स्वीकार करने पर शक्तिशाली पद व सम्मान के साथ वैभवशाली जीवन का प्रलोभन दिया गया, परंतु नाथन हेल बिना हिचकिचाहट के अविचलित रहा और अपनी शांत प्रतिक्रिया, मुझे अफसोस है कि मेरे पास अपने देश के लिए एक ही जिंदगी है, द्वारा हम सब का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया तथा अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण पृष्ठ लिखा दिया। हमें अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह गंजे बाज को और नज़दीक से पहचानने की ज़रूरत है। बाज सच में अमेरिका का प्रतीक है। ऊंची पर्वत चोटियों पर हवा व अन्य प्राकृतिक शक्तियों के बीच पैदा होने के बावजूद नौजवान बाज को कम उम्र से ही अपनी रक्षा स्वयं करना सिखाया जाता है। जब उसके लिए अपने पंखों को आजमाने का समय आता है तो बाज की माँ वस्तुतः उसे चट्टानों की कंदराओं से बाहर धकेल देती है और वो उड़ने के लिए विवश हो जाता है। पूर्ण विकसित गंजा बाज देखने में बहुत शानदार लगता है जब वो अपने लिए भोजन की तलाश में बहुत दूर तक उड़ान भरता है। उसकी दृष्टि ऐसी है कि 5000 फीट पर वो सूरज की ओर सीधे देख सकता है और अगले ही क्षण लगभग 1 मील नीचे जंगली चूहे का पता लगा सकता है। मेरे लिए अमेरिका के गुण का निरूपक है। हमें हमेशा से सर्वाधिक शक्तिशाली देशों की आंखों में देखने की ताकत रही है और हमें इसे बनाए रखना चाहिए तथा साथ ही साथ उन छोटे ज़रूरतमंद देशों के लिए सहानुभूति भी रखनी चाहिए व उनके लिए या तो अपनी सहायता या हाथ बढ़ाना चाहिए या स्थिति की ज़रूरत के अनुसार उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उस प्रकार का अमेरिका रहने के लिए हमें अपने नौजवानों को उनके पूरे जीवन काल के दौरान अपनी ताकत व विरासत के बारे में सिखाते रहना चाहिए। हमारे स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? कैलिफोर्निया में पढ़ाए गए हाल ही के इतिहास के पाठ्यक्रम से विद्यार्थियों ने ये अविश्वसनीय निष्कर्ष निकाले। अब्राहम लिंकन नस्लवाद भड़काने वाला था,
तथा जापानियों द्वारा पर्ल हार्बर पर किया गया हमला पूर्णतः न्याय संगत था। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब हमारी इतिहास की पुस्तकें इन युवा लोगों को अपने देश पर शर्मिंदा होना सिखाएंगी तो वे यानी युवा लोग उस व्यवस्था के प्रति सम्मान या सहयोग की भावना नहीं रखेंगे जिसे वे नस्लवाद को भड़काने वाली इसने लिंकन को पैदा किया था अथवा युद्ध का व्यापारी इसने पर्ल हार्बर पर हमला करवाया था मानते हैं। हमें अपने बच्चों को हर रोज़ अमेरिकी झंडे और अमेरिकी नस्ल का अभिवादन करना सिखाने की ज़रूरत है। याद करें, जब हम विंस्टन, डज, पेप्सी कोला आदि के उदाहरण से ये दिखा रहे थे कि हमारे दिमागों में जो भी रोप दिया जाता है वो हमारा हिस्सा बन जाता है। मेरा सुझाव है कि हम निष्ठा व अमेरिकी नस्ल के प्रति रोज़ाना शपथ लेने के माध्यम से अपने देश के प्रति प्यार व एक निष्ठा रोपें। यह कदम उठाने से हमारे नौजवान अपने दिमागों में अमेरिकीपन को धारण करेंगे और वे गर्व से अपना मस्तक ऊंचा कर सकेंगे कि वे अमेरिकी हैं।